क्या कोई कंपनी इतनी पावरफुल हो सकती है कि पूरी कंट्री को तबाह कर दे, उसकी ज़मीन, उसके खेत, उसके पीने का पानी, हर चीज़ को जहर बना दे, हज़ारों बल्कि लाखों लोगों को जानबूझकर कैंसर का मरीज़ बना दे और इतनी ताकतवर हो जाए कि अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबा दे, चाहे उसके लिए उसे मिलिट्री ही यूज़ क्यों ना करनी पड़े। दुनिया की बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज़ उस कंपनी के बैक पर हों, फिर भी वो कंपनी पैसा और मीडिया प्रोपेगेंडा यूज़ करके अपने हर गुनाह पर पर्दा डाल दे, क्योंकि जो उस कंपनी ने किया, अगर वो खुलकर दुनिया के सामने आ जाए तो पूरी दुनिया हिल कर रह जाएगी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस कहानी को दुनिया के सामने रखा जाए। कहानी की शुरुआत होती है 1833 से। लंदन में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसका नाम था सैमुअल, जो समुद्री सी खोल या जिन्हें सी सेल्स भी कहा जाता है, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था। 1870 में सैमुअल के मरने के बाद उसका सारा बिजनेस उसके दो बेटों के कंट्रोल में चला गया। बड़े बेटे मार्कस ने लैंप्स में डालने वाले कैरोसिन, जिसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं, उसका एक्सपोर्ट करने का काम शुरू कर दिया। उस ज़माने में ये तेल इन शिप्स में ऐसे बैरल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था और उससे समस्या ये होती थी, ये बैरल्स लीक हो जाते थे और सारा तेल बिखर जाता था। तो मार्कस ने इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए ऑयल टैंकर डिज़ाइन किए ताकि ऑयल डायरेक्टली सी पोर्ट्स में खड़े टैंकर्स में डाला जा सके। और फिर 1892 में पहली बार मार्कस के बनाए हुए टैंकर्स ने ये तेल स्विस कैनाल को क्रॉस करके इधर एशियन मार्केट जैसे कि थाईलैंड, इंडोनेशिया तक पहुंचाए, जो उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर के ही कंट्रोल में थे। ये पहला मौका था कि एशिया और यूरोप की ऑयल की सप्लाई समंदर के जरिए आपस में कनेक्ट हुई थी। इस एक ट्रिप की वजह से मार्कस को एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नज़र आ गई। उस ज़माने में सिर्फ एक और कंपनी थी जो ऑयल सप्लाई करने का काम करती थी और वो थी स्टैंडर्ड ऑयल। रॉकफेलर फैमिली की अपनी ऑयल कंपनी, लेकिन स्टैंडर्ड ऑयल सिर्फ यूरोप तक ऑयल सप्लाई कर रही थी। और उन्हें जब पता चला कि मार्कस अपने ऑयल टैंकर्स लेकर एशिया गया है, तो उन्होंने मार्कस को ऑफ़र किया वो स्टैंडर्ड ऑयल के टैंकर्स भी एशिया सप्लाई करना शुरू करे और बदले में कमीशन ले ले। पर मार्कस के दिमाग में कुछ और ही था। उसने सोचा कि किसी और कंपनी के लिए काम करने से बेहतर है कि उन्हें अपनी खुद की ऑयल ट्रेडिंग कंपनी बनाई जाए। लेकिन ये बड़ा रिस्की काम था, बिकॉज उस वक्त रॉकफेलर हर जगह छाए हुए थे और स्टैंडर्ड ऑयल के मुकाबले में कंपनी खोलने का मतलब था उनसे दुश्मनी लेना। मगर मार्कस ने किसी की परवाह किए बगैर 1907 में रॉयल डच पेट्रोलियम के साथ मिलकर एक ऑयल कंपनी बनाई और उसका नाम रखा शेल। स्टैंडर्ड ऑयल को चैलेंज करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ऑयल की बढ़ती डिमांड ने शेल को बहुत जल्द दुनिया की टॉप ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनी बना दिया। इवन वर्ल्ड वॉर 1 में शेल ब्रिटिश आर्मी को सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनी थी। बल्कि कई डॉक्यूमेंट्स में ये भी कहा गया है कि अगर शेल ना होती तो अलाइड कभी जर्मन्स को हरा भी नहीं पाते। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दो चीज़ें साफ हो चुकी थी। एक ये कि ऑयल 20th सेंचुरी का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, जिसके पास भी ऑयल सप्लाई का कंट्रोल होगा वही दुनिया पे राज करेगा। दूसरी ये कि शेल स्टैंडर्ड ऑयल को बीट करके दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी बन चुकी थी। लेकिन ऑयल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी मर्जी से इसकी सप्लाई या प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते। एक तो ऑयल रिजर्व्स कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ के पास हैं, दूसरा एक्सट्रैक्ट और रिफाइन करना अच्छा खासा महंगा काम है। फिर जिन कंट्रीज़ के पास ऑयल के रिजर्व होते हैं वो बड़ा प्रोटेक्टिव होते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर। इसलिए मार्कस के दिमाग में इसका सॉल्यूशन ये आया कि वो कोई ऐसा कंट्री ढूंढे जिसके पास ऑयल के बड़े बड़े रिजर्व हों और वो कंट्री अच्छा खासा गरीब भी हो और वहाँ करप्शन भी हो। ये सारी डिमांड सिर्फ एक कंट्री पे पूरी होती थी और वो था अफ्रीका के वेस्ट में लोकेटेड अफ्रीका का सबसे रिसोर्स रिच कंट्री नाइजीरिया। पूरे अफ्रीका का सबसे बड़े ऑयल और गैस रिजर्व नाइजीरिया में हैं। इस अपॉर्चुनिटी को भांपते हुए शेल ने 1940 में नाइजीरिया में अपनी कंपनी सेटअप कर ली और फिर नेचुरल खूबसूरती से भरा एक कंट्री प्रॉफिट के लालच और पावर की बलि चढ़ गया। शेल ने नाइजीरियन गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर ली ताकि उनके और बिलियंस ऑफ डॉलर के बीच कोई ना आ पाए। अब चाहे लोगों के पीने का पानी या किसानों के खेतों में जाने वाला पानी जहरीला बनाए, कोई आपको नहीं रोक सकता। किसान खेत जाते हुए डरते थे कहीं गलती से उनसे माचिस न जल जाए और सारे के सारे खेतों में आग न लग जाए। नदियों में पानी कम था और तेल ज़्यादा था। कई किसान तो लिटरली इस तेल में तैर कर अपने खेतों तक पहुंचते थे। सारी नहरें तेल की वजह से खाली हो चुकी थी। लोग पानी लेने के लिए नल खोलते तो उससे भी तेल निकलता। लोगों में कैंसर फैलना शुरू हो गया। ऐसी बीमारियां फैलनी शुरू हो गई जो पहले कभी किसी ने सुनी भी नहीं थी। खेत बंजर होने लगे और मजबूरन लोगों ने शेल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। लेकिन जब गवर्नमेंट ही आपका पार्टनर हो तो प्रोटेस्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 1990 में शेल के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट पर आर्मी बुलाई गई और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई और ग्रेनेड फेंके गए, जिसमें 80 लोग मारे गए और 600 घरों को आग लगा दी गई।
इन लोगों का जुर्म सिर्फ इतना था कि ये लोग उस कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे जिसने उनके पीने के पानी को जहर बना दिया और खेतों में जहर घोल दिया, जिसकी वजह से इनके बच्चे कैंसर से मर रहे थे। शेल को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि 3 साल बाद ही 1993 में एक नई पाइपलाइन के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट पर शेल के कहने पर नाइजीरियन आर्मी ने डायरेक्ट फायरिंग कर दी, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। शायद आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि नाइजीरियन मिलिट्री कैसे एक कंपनी के लिए अपने लोगों पर गोली चला सकती है। तो शेल ने सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि नाइजीरियन आर्मी के जनरल्स को भी हैवी फंडिंग दे रही थी। इसके साथ साथ शेल ने नाइजीरियन आर्मी को स्टेट ऑफ द आर्ट गन्स, शिप्स और इवन हेलीकॉप्टर्स भी गिफ्ट किए। जब सबका कॉमन इंटरेस्ट एक हो तो फिर प्रोटेस्टर की वैल्यू ही क्या रह जाती है। शेल ने पैसे के जरिए सबको खामोश करवा दिया था। सब कुछ शेल के कंट्रोल में था, सिवाय एक आदमी के। इस आदमी का नाम था केन सारो-विवा। केन एक राइटर और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट था। केन ने शेल के खिलाफ एक ज़बरदस्त मूवमेंट चलाना शुरू किया। प्रेस से लेकर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स में भी केन ने लोगों को अवेयरनेस देना शुरू की कि शेल उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर रही है। केन के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। केन का सिर्फ एक मिशन था कि शेल को किसी तरह नाइजीरिया से बाहर निकाला जाए। शेल ने केन से नेगोशिएट और उसे ख़रीदने की बहुत कोशिश करी, मगर वो उसमें नाकाम रहे क्योंकि केन के साथ लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद थी, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना भी मुश्किल हो रहा था। केन और उसके साथियों ने शेल के ऑपरेशंस रोकना शुरू कर दिए। तेल को ले जाने वाले ट्रक्स को रोड पर रोक लिया जाता था। प्लांट पे काम करने वाले इंजीनियर्स को बाकायदा धमकाया जाता था ताकि वो नाइजीरिया छोड़कर वापस अपनी कंट्री चले जाएं। और हिस्ट्री में पहली बार शेल के ऑपरेशंस पर असर पड़ना शुरू हो गया। शेल को एक धक्का लगा था कि एक आदमी उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन चुका था। उसको हटाने के लिए बहुत स्मार्ट प्लान की ज़रूरत थी। शेल के लोग नाइजीरियन इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स के साथ बैठे और केन को हटाने का एक प्लान बनाया। 4 हफ्ते बाद ही केन के गांव के 4 लोकल्स को बेदर्दी से मार दिया गया और इसका इल्ज़ाम केन और उसके साथियों पर लगाया गया। हालांकि जिस दिन ये मर्डर हुए उस दिन केन गांव में था ही नहीं। केन के गांव के कुछ लोगों को रिश्वत देकर झूठी गवाही दिलवाई गई और फिर 1 साल बाद केन और उसके साथियों को फांसी दे दी गई। मैसेज बहुत क्लियर था, जो भी शेल के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। इन 9 लोगों की फैमिलीज़ ने नीदरलैंड में शेल के खिलाफ कोर्ट केस किया और फिर 2017 में 22 साल बाद शेल को इस घटना का आधा कसूरवार बनाया गया। हालांकि 5 लोगों ने कबूल किया कि उन्होंने शेल के कहने पर झूठी गवाही दी थी। शेल को सिर्फ $15 मिलियन का फाइन करके छोड़ दिया गया। 2018 में दुबई में एक प्राइवेट डेटा लीक हुआ जिसमें देखा जा सकता है कि शेल ने $1.3 बिलियन की प्रॉपर्टी नाइजीरियन पेट्रोलियम मिनिस्टर और कुछ नाइजीरियन मिलिट्री जनरल्स को गिफ्ट की थी। इसी तरह से कंपनी ने सिर्फ गवर्नमेंट और मिलिट्री को ही नहीं बल्कि आम लोगों में भी अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए ऐसे मीडिया कैंपेन किए जिसमें देखा जा सकता है कि शेल ने अपने आप को एक ऐसी कंपनी के तौर पर पेश कर रहा है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी में इन्वेस्ट करता है। दिसंबर 2011 में 40,000 बैरल नाइजर रिवर में लीक हो गए और ये दरिया काला हो गया। इस दरिया की सारी मछलियाँ और जीव मर गए। आसपास के खेत तबाह हो गए। लोगों के पास पीने के पानी की एक बूंद नहीं रही। बदले में शेल ने यह कहा कि ये गलती शेल की नहीं बल्कि नाइजीरियन पेट्रोलियम वर्कर्स की गलती है। 2017 में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें लिखा गया कि जो माएँ नाइजर रिवर के 10 किलोमीटर के रेडियस में रहती थी उनके बच्चे के जन्म के पहले महीने में मरने के चांस 50% हैं और बचने की सूरत में भी फिजिकली और मेंटली होने के चांसेस 40% हैं। इन सब चीज़ों के बाद नाइजीरियन लोगों में शेल के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया, बल्कि अब तो कई ग्रुप शेल और नाइजीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। नाइजीरिया में सिविल वॉर जैसे हालात बने हुए हैं और उसकी वजह सिर्फ एक कंपनी है जिसने अपनी खुदगर्जी और लालच की वजह से पूरी कंट्री को तबाह और बर्बाद कर दिया।